प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश सिंह कविया पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय पोंडा एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। रचना की तरफ बढ़ने से पूर्व हम रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। जीवन में काफ़ी उनको कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में वो भाग लेने लगे और इसी क्रम में कई बार जेल भी गए और 1968 में उनका देहावसान हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुर रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये उपन्यास हैं, चिता के फूल इनका कहानी संग्रह हैं, अम्बपाली नाटक हैं, माटी की मूर्तें रेखा चित्र हैं जो काफ़ी चर्चित रहा, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत हैं, जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। उनकी रचनाओं का अगर मूल विषय की हम बात करें तो इनकी रचनाओं में मुख्यतः स्वाधीनता की चेतना, स्वतंत्रता, देश प्रेम, स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, मानवता को बचाना है, इस बात की उनको चिंता इनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। चलिए आगे हम रचना के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत, ये जो प्रस्तुत रचना है इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी बात करेंगे। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। क्या है? एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसा व्यक्तित्व रखते थे। उनके व्यक्तित्व के कई विलक्षण गुणों में से एक प्रमुख गुण था मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना उनमें बहुत ही प्रगाढ़ रूप में देखी जा सकती है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक इस रचना के माध्यम से ये साबित करने का प्रयास करता है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों, दिखावों, पहनावा, वेशभूषा, बाह्य आचरण से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सच्चा सन्यासी वही है जो मानवीय सरोकारों को अपनाए, जो आचरण से सन्यासी हो, न कि वेशभूषा से सन्यासी हो। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। लेखक
इस रचना में ये साबित करने का प्रयास करेगा कि बाल गोविंद भगत ही सही मायने में सन्यासी हैं। सन्यासी, परंपरागत जो सन्यासी हम जिसे मानते हैं उससे हटकर बाल गोविंद भगत सही मायने में सन्यासी हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आचरण में एक सन्यासी की तमाम विशेषताओं को अपना लिया है और यही एक सन्यासी की सच्ची पहचान है। साथ ही साथ प्रस्तुत पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सामाजिक रूढ़ियाँ मतलब समाज में जो व्याप्त रूढ़ियाँ, विसंगतियाँ, बुराइयाँ हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं लेखक ने इस रचना के माध्यम से चोट करने का प्रयास किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन के तमाम पहलू, अनेक पहलू, कृषि से जुड़े हुए, लोक परंपराओं से जुड़े हुए, विश्वासों से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को भी हमें जानने का सुअवसर इस रचना में मिलेगा। अगर मैं इस रचना की भाषा शैली की बात करूं तो निश्चित रूप से रचना की भाषा शैली बहुत ही सरल होने के साथ साथ सरस भी है और लेखक ने अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से भी कहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई भी गद्य रचना है उसको हम पढ़ते हैं तो आपको हर एक अनुच्छेदवार अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा और हर अनुच्छेद के आधार पर हम देखेंगे कि उस अनुच्छेद में किस तरह से लेखक ने किन विशेषताओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। चलिए मैं आदर्श वाचन करूँगा। पहले से वाचन करना हम शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेढोल माला बांधे रहते। देखिए बच्चों, इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत की वेशभूषा के साथ साथ उनके शारीरिक हुलिये पर, उनके शारीरिक स्वरूप पर प्रकाश डालने की कोशिश की है कि बाल गोविंद भगत हैं बहुत ही साधारण सी वेशभूषा पहनते थे। कबीर पंथ के वो प्रबल अनुयायी थे, उनकी तरह वो टोपी भी पहनते थे। तो इस अनुच्छेद में हमने उनकी वेशभूषा और उनकी शारीरिक संरचना के बारे में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोह को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ सांप की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे सांप के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वे दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अर्थात अभिप्राय ये है कि बाल गोविंद भगत दिनचर्या बहुत ही अनुशासित थी, नियमों के और आदर्शों सिद्धांतों के बहुत ही पक्के थे।
जो दिनचर्या या उनके व्यवहार में जो बातें थी उनको देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित रहते, और कई बार तो लोगों को बड़ा ही ताज्जुब होता था उनकी दिनचर्या को देखकर, लेकिन वो अपनी दिनचर्या का अक्षर से अनुपालन करते और कबीरदास जी के प्रबल भक्त थे। यहाँ तक कि उनको खेती में जो भी अनाज होता सबसे पहले कबीर पंथी जो मठ था वहाँ जाकर दरबार में भेंट के रूप में चढ़ाते और उसके बाद ही वो अनाज का उपयोग अपने लिए किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिपथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बाल गोविंद भगत के संगीत की विशेषताओं का हमें पता चलता है कि जब भी बाल गोविंद भगत गाते हैं तो बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है यह जादू। लेखक ने उसे संगीत न कहकर जादू के रूप में प्रस्तुत किया है कि जादू जिस तरह से लोगों को जादू अब आश्चर्यचकित कर देता है, वैसे ही मानो बाल गोविंद भगत का संगीत सबको मंत्रमुग्ध कर देता था, आश्चर्यचकित कर देता था। भादों की वे अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब जीली की झंकार या दादुरों के टरर टरर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग सरा। इस तरह लेखक ने यहाँ पर भी बाल गोविंद भगत की दिनचर्या और उनकी संगीत प्रियता, उनके संगीत के प्रभाव को ही उकेरित करने का, रेखांकित करने का प्रयास किया है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक माह है, हिंदी का जो कार्तिक माह है, उस कार्तिक माह जिसमें दीपावली का आगमन होता है, तो कार्तिक माह के आने के साथ ही उनकी प्रभातियाँ, मतलब प्रातःकाल गाए जाने वाले भजन कीर्तन, तो प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भींडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँह
काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। मतलब पूरी तन्मयता के साथ वो भजन कीर्तन में लगे रहते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती मतलब दूसरी बार गाना, तिहराती मतलब तीसरी बार गाना। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका एकमात्र इकलौता बेटा था, अब उनकी मृत्यु हो गई उसके बेटे की। तो उस समय देखते हैं बाल गोविंद भगत हैं जो मृत्यु को आत्मा से परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से मिलन मानते थे। और वो हमेशा ऐसा कहते थे कि अब ये मृत्यु है वो आत्मा से का परमात्मा से मिलन है, इसे हमें शोक नहीं करना चाहिए, इसे उत्सव की तरह देखना चाहिए। तो जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने इसी करनी और ये जो उनकी कथनी है उसमें एकता दिखाई दी। जैसा वो कहते थे उसी तरह से उन्होंने किया। अपनी पुत्र वधू को, पतोहू को धैर्य दिलाया और कहा कि बेटा ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये शोक करने का समय नहीं है, उत्सव का समय है। और इसी क्रम में फिर जैसे ही यहाँ तक कि उनके बेटे को मुखाग्नि भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू से दिलवाई और बेटे के क्रियाकर्म और पूरे क्रियाकर्मों से निवृत्त होकर उन्होंने बेटे के साले को बोला कि मेरी पुत्र वधू को अपने साथ ले जाओ और इसकी कहीं दूसरा विवाह कर दो। मतलब उस समय बाल गोविंद भगत ने पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो इससे बड़ा कौन समाज सुधारक होगा। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हम बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के साथ साथ उनके जीवन के अनेक पहलुओं को हम जानते हैं। अब मैं इसी के साथ आपसे यही निवेदन करूंगा, एक बार आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंदी।